चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए इसके अंदर हमें बेसिकली जो भी हम फंड्स रेज करते हैं, चाहे वो हम डेट से रेज करें, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, चाहे इक्विटी, चाहे जो हम रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसको यूज़ करें, उसकी हमें क्या इफ़ेक्टिव कॉस्ट पड़ती है वो कंप्यूट करना सीखना है। और उसके बाद हम एंड में निकालना सीखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है? देखिए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम चारों सोर्सेज यूज़ करते हैं, डेट भी, प्रेफरेंस शेयर्स भी, इक्विटी भी, रिटेन्ड अर्निंग भी। तो सपोज हमारा 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल जो है बिजनेस में लगा हुआ है, जिसमें कुछ पार्ट डेट है, कुछ पार्ट प्रेफरेंस शेयर है, कुछ पार्ट हमारा इक्विटी है और कुछ पार्ट हमारा रिटेन्ड अर्निंग है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं कि 10 लाख रुपए जो हमारे बिजनेस में टोटल लगे हुए हैं बाय वे ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स, उसकी हमें एक एवरेज कॉस्ट क्या पड़ रही है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इस चार्ट को जो है एक बार पहले नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट समझ लेते हैं। वैसे तो ये आपने बहुत जगह समझा हुआ है मेरे साथ, बट एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सपोज 10% डिवेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ के, तो हमें इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 100 का 10% कितना? 10 रुपये। नाउ एज्यूम टैक्स रेट इज़ 40%। तो अगर हम P&L बनाते हैं और हम एज्यूम करें कि जो हमारी इनकम है वो 80 है, तो इंटरेस्ट हम एक्सपेंस दिखाएंगे 10 रुपये, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 70। और टैक्स रेट इज़ 40%, तो 70 का 40% हमें टैक्स देना पड़ेगा कितना? 28। बट इन अनदर केस कि सपोज ये इंटरेस्ट ना पे करना पड़ता, होता ही नहीं, तो इनकम हम दिखाते 80, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो नेट प्रॉफिट 80 रहता। उस केस में हमें टैक्स पे करना पड़ता है 80 का 40% कितना? 32। यस और नो? इंटरेस्ट है, हम उसे एक्सपेंस दिखाए, नेट प्रॉफिट कम हुआ जिससे टैक्स हमारा कम आया। बट अगर ये है ही नहीं तो टैक्स हमारा ज़्यादा बनता। यस और नो? तो कहीं ना कहीं इस इंटरेस्ट को पे करने की वजह से हमें 4 रुपये की टैक्स सेविंग हुई है या ना? ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डेट फंड का, क्योंकि आप इंटरेस्ट जो पे करते हो उसको एक्सपेंस दिखा सकते हो, तो इसकी वजह से आपके नेट प्रॉफिट कम आते हैं और आपका टैक्स जो है वो कम बनता है। इसलिए डेट पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं, इट ऑलवेज रिजल्ट इन सेविंग्स इन टैक्स। जैसे यहाँ पे 4 रुपीज़ आपके सेव हुआ। अब आप सीधे इसे सिंपली भी निकाल सकते हैं कि जो भी आपका टैक्स रेट है और जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप देखें 40% ऑफ 10 कितना आता है? 4। और यही आपने सेविंग्स भी करी। तो अगर आपको सेविंग्स निकालनी है तो सीधे एक तरीका है टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट अमाउंट, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। या अगर आप दूसरे एंगल से देखें, आपने 10 का इंटरेस्ट पे किया जिसकी वजह से आपका 4 रुपये का जो टैक्स है वो सेव हुआ। तो अगर 10 रुपये का इंटरेस्ट पे करने से आपका 4 रुपये का टैक्स सेव हो रहा है, तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट पड़ कितना आ रहा है? आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट पड़ रहा है मात्र 6 रुपये। यस सुनो भाई, 10 रुपये पे करके 4 रुपये हम टैक्स भी तो बचा रहे हैं, तो इफेक्टिवली जो मुझे रेट पड़ रहा है दैट कम्स आउट टू बी ओनली 6 रुपीज़, हाँ या ना? और इसी इफेक्टिव रेट को निकालने का तरीका होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। जैसे इंटरेस्ट आपने पे किया 10, 1 माइनस टैक्स रेट इज 40%, तो 40 बाय 100 कम्स आउट टू बी हाउ मच? 0.4। तो 1 माइनस 0.4, तो 10 इंटू 0.6, इफ यू विल सी इट विल कम आउट टू बी 6। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर आपको निकालना है कि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स बेनिफिट कितना हुआ, तो टैक्स रेट इंटू इंटरेस्ट अमाउंट, और आपको इफेक्टिव रेट निकालना है तो दैट इज इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, जो आपका सीधा सीधा अमाउंट आपको बता देगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम निकालेंगे तो हम जो है आप देखेंगे जहां पर भी इंटरेस्ट आएगा वहां यूज करेंगे इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। जस्ट रिव्यू पर्पस के लिए आपको एक बार बता दिया, तो हम इसको बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर्स। डेट डिवेंचर्स 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। सबसे पहले हम देखेंगे इरिडीमेबल की कैसे कॉस्ट निकलेगी। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। यस और नो? इसको आप डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड से कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, ठीक है? तो इंटू 100
ताकि आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर आ जाए। देखिए डेट की जब भी बात होगी तो वी हैव टू टेक इफेक्टिव इंटरेस्ट, सो विच इज इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्सेस, और नीचे नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड भी डिपेंड करेगा, अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जो भी आपके पास नेट प्रोसीड्स आएंगी, चाहे आप डिस्काउंट पे इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें, वट एवर यू विल गेट, ठीक है, इन शॉर्ट इशू प्राइस, वो आपको लेना है। बट अगर ऑलरेडी आपने उसको इशू कर रखा है तो जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस है वो आपका नेट प्रोसीड्स लिया जाएगा। देखिए केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट, आई इज एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, नेट प्रोसीड्स ऑफ डिबेंचर एनपी या करंट मार्केट प्राइस। अगर ऑलरेडी इशू कर रखा है तो करंट मार्केट प्राइस लेना है, फ्रेश इशू है तो नेट प्रोसीड्स लेना है, इशू प्राइस। टी इज टैक्स रेट। बहुत सिंपल, एक एग्जांपल से देखिए। 5 years ago Sona Limited issued 12% irredeemable debentures at rupees 103 at 3 rupees 3 premium to their par value of rupees 100। अब देखो 5 years ago है तो क्योंकि ऑलरेडी ये इशू हो रखा है तो आपको इशू प्राइस से कोई मतलब नहीं है, आपको लेना है यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स इज 94। तो देखिए 94 ले रखा है। इंटरेस्ट आप कितना देंगे, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है तो 100 का 12% कम्स आउट टू बी 12। टैक्स रेट इज 35%, तो 1 माइनस 0.035, इट्स 0.08297, इसे इंटू 100 करेंगे तो 8.30। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके आते हैं इस चैप्टर में से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन आपको कॉन्सेप्ट हल्के से क्लियर होने चाहिए, ज़्यादा डीपली भी नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर से चीज़ें हैं ये, हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसे बिना रिवीजन के भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स की। देखिए रिडीमेबल डिबेंचर्स में आप जब इशू करते हैं तो उसके एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको उनको रिडीम भी करना पड़ता है। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, आज हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और उसका इशू प्राइस हमारा जो है 102 है और हम आफ्टर 5 years, ठीक है, उसको रिडीम करेंगे एट 110। अब आज हम इशू कर रहे हैं 102 रुपए पे, 5 साल बाद हम उसे रिडीम करेंगे कितने पे, 110 रुपए पे। बड़े ध्यान से समझिएगा। और सपोज उसकी फेस वैल्यू है 100, जो उसका कूपन रेट है वो है 10% और टैक्स रेट है आपका 40%। तो इफ यू विल कंसिडर, ध्यान से देखिए, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, वो तरीका तो हमारा सॉलिड है एकदम, हाँ या ना। बट सिर्फ हमें ये नहीं पे करना पड़ेगा, अगर आप देखें कायदे से तो ये 8 रुपए की भी हमारी एडिशनल कॉस्ट आएगी। भाई इशू प्राइस 102 है और आफ्टर 5 years अगर हमें 110 रुपए देने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 8 रुपए की भी तो हमारी एडिशनल कॉस्ट आ रही है। और कितने सालों में आ रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। इंटरेस्ट तो हमें हर साल पे करना है 10%, वो तो समझ में आता है, बट ये 8 रुपए की जो एडिशनल कॉस्ट आएगी ये 1 साल की नहीं है, ये 5 सालों की है। तो व्हाट यू विल डू, जो भी आपकी रिडम्पशन वैल्यू है उसमें से आप नेट प्रोसीड माइनस करो, जैसे 110 माइनस 102 डिवाइडेड बाय कितने साल बाद उसका रिडम्पशन है, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स। सो यू विल ऑब्जर्व इट 1 minus tax rate is 0.4 plus redemption value is 110 minus 102 divided by 5. So it comes out to be how much? और ये आपका 8 divided by 5 plus this comes out to be 1.6। अब हम इसे प्रोपोर्शनेट कितने पे करें, क्योंकि देखो इशू प्राइस 110 है बट रिडम्पशन पे तो हमें, इशू प्राइस 102 है बट हमें रिडम्पशन पे तो 110 देने हैं। तो उसका एक तरीका क्या निकाला हमने कि हम एवरेज ले लेते हैं, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 102 पे लेते हैं तो भी ऑब्जेक्शन है, 110 पे लेते हैं तो भी ऑब्जेक्शन है। 102 पे लेते हैं तो ऑब्जेक्शन ये है कि भाई 110 पे रिडीम करने तो 110 पे लो ना, और 110 पे लेते हैं तो ऑब्जेक्शन ये है कि जब मिले 102 है तो 102 पे लो। तो हमने दोनों की एवरेज ले ली।
तो आप देखिए यही फॉर्मूला यहाँ डेवलप हो गया, I1 माइनस टेक्स प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N और नीचे उसकी एवरेज। ये कुछ भी नहीं है, इतने सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। दिस NP is net proceeds from debenture in case of fresh issue and current market price in case of existing debt. Redemption value, tax rate, life of debenture। समझ में आए? इसको नोट करिए फास्ट। अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ दिस ऑन दिस टू बी मैच्योर्ड ऑन दिस। देखो इशूड है, द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, कंपनी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एज्यूमिंग टैक्स रेट दिस। तो आप देखो प्रीमियम ऑफ 10% है, आपको 110 रुपये जो है वो नेट प्रोसीड में आ रही है। रिडम्पशन वैल्यू अगर हम बात करें, विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, रिडम्पशन वैल्यू के बारे में क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं गिवा हुआ, तो हम लेंगे कि एट पार ही रिडीमेबल है। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द रिडम्पशन वी विल एज्यूम कि हमें उसको पार पे ही रिडीम करना है। तो यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू 100 है। इंटरेस्ट अगर हम देखें तो इट्स 100 का 10% कम्स आउट टू बी 10, टैक्स रेट इज 35%, और अगर हम मेच्योरिटी देखें तो 5 साल है। तो I1 माइनस टैक्स रेट, दिस इज 10, टैक्स रेट इज 1.035। नाउ RV माइनस NP, रिडम्पशन वैल्यू इज 100, नेट प्रोसीड इज 110। तो यहाँ पर हमें 10 रुपये ज़्यादा नहीं देने, उल्टा 10 रुपये का बेनिफिट है। तो 100 माइनस 110 अपॉन में 5, हमें 10 रुपये का यहाँ कुछ ना कुछ, देखो यहाँ हमें 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा है ओवर 5 ईयर्स। यहाँ आपको 8 रुपये ज़्यादा देने थे ओवर 5 ईयर्स, बट यहाँ कहीं ना कहीं वो आपको 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा है ओवर 5 ईयर्स। तो देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मूला वही रहेगा, 100 माइनस 110 अपॉन 5। ये 100 माइनस 110 है तो ये ऑटोमेटिकली -2 हो जाएगा। ये इधर हो गया 10 इंटू 0.65, नीचे हम एवरेज ले लेंगे 100 प्लस 110 बाई 2, 105। नाउ दिस विल बी हाउ मच, 6.5 माइनस 2, 4.5 अपॉन 105, 0.0428। तो इफेक्टिव रेट हमें इसका पड़ रहा है 4.28%। देखो कुछ भी नहीं, आपको फॉर्मूला पता है, उसकी भी डेरिवेशन बता दी क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। डेरिवेशन में खैर ज़्यादा डीप में मत जाओ आप, क्योंकि एग्जाम में आपकी यही काम आएगा। समझ में आई बात? श्योर, पक्का? चलो इसके बाद हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट का। कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, और जैसे आप कैपिटल बजटिंग में IRR निकालना सीखते हैं ना, एकदम सेम वे वैसे। देखिए इसमें क्या होता है, आप कैश फ्लो आइडेंटिफाई करते हैं, जो इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू है उसको आप एक तरीके से कैश इनफ्लो मानेंगे, और जो नेट प्रोसीड्स है उसको आप मानेंगे कैश आउटफ्लो। ये बेसिकली आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जो इन्वेस्ट कर रहा है, आपको तब ये समझ में आएगा। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो आपके डिबेंचर्स ले रहा है, जो भी आप उसे इंटरेस्ट देंगे या रिडम्पशन वैल्यू देंगे, वो एक तरह से लिए उसके लिए इनफ्लो है, और जो भी वो डिबेंचर्स खरीदने के लिए पैसा देगा नेट प्रोसीड्स, वो उसके लिए क्या है, एक तरह से कैश आउटफ्लो। यस और नो? अब एक सिंपल से एग्जांपल से देखिए, कंपनी इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन दिस टू बी मैच्योर्ड ऑन दिस। कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट इन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 80। तो मार्केट प्राइस ये हमारा एक तरह से नेट प्रोसीड का काम करेगा। यस और नो? अब नेट प्रोसीड का काम करेगा ये 80 रुपीज़, कैश नेट प्रोसीड्स इज 80, कैश आउटफ्लो मिलेगा क्या, 100 का 10%, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट। रिडम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम पार पे मानेंगे, और टैक्स रेट है 35%। तो देखिए इंटरेस्ट 100 का 10%, 10, नेट प्रोसीड्स 80, टैक्स रेट, रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं गिवन तो 100। अब एकदम IRR के तरीके से करना है। देखिए अगर अभी आपने कैपिटल बजटिंग नहीं किया है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, कैपिटल बजटिंग करके ही ये मेथड समझ में आ सकता है। अब उसमें क्या है, देखिए आप क्या करते हैं, एक लोअर रेट लेते हैं, एक हायर रेट लेते हैं। यस और नो? तो मैंने 10% का रेट लिया, तो जितने भी इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज क्या है, इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू, उसको मैं 10% पे डिस्काउंट करता हूँ।
अब इंटरेस्ट आपका 10 रुपये है और टैक्स रेट है अगर 35%, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा? 6.5। यस और नो? 10 1 माइनस 0.35। और इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता है और 5 साल तक मिलेगा इसमें, क्योंकि 1 अप्रैल 2013 को आपने इश्यू किए हैं और 1 अप्रैल 2018 को वो रिडीम होंगे। तो सम ऑफ पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स। क्यों लिया मैंने 5 सालों के लिए? क्योंकि 1 अप्रैल 2013 से लेकर 1 अप्रैल 18 तक हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यस और नो? तो 3.7908, दिस कम्स आउट टू बी 24.6। समझ में आया? श्योर? देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको IRR आता है, नहीं आता कुछ दिक्कत है, एक बार रिवाइज कर लो। अब इसके बाद 5th ईयर में आपको क्या मिलेगी? रिडम्पशन वैल्यू। वो तो वन टाइम ही मिलती है। यस और नो? तो 5th ईयर में जब आपको रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी, कुछ भी गिवन नहीं है तो 100 ही मिलेगी। तो रिडम्पशन वैल्यू इनटू पीवी फैक्टर ऑफ 5th ईयर, सम नहीं लेना क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू एक ही बार मिलती है। तो 100 इंटू 0.621, दिस कम्स आउट टू बी 62.1। तो अगर आप देखें तो एक तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा उसकी पीवी और जो रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी उसकी पीवी, दोनों को ऐड किया, कम्स आउट टू बी हाउ मच? 86.70। दिस इज पीवी ऑफ इनफ्लोज एट द रेट ऑफ 10%। नाउ सेम वी विल कैलकुलेट विद द हायर रेट, लेट अस टेक इट टू बी 15%। देखिए आउटफ्लो आपका 80 है, यहाँ पर ये 86.7 आ गया। अगर आप पीवी ऑफ आउटफ्लो देखें तो वो कितना है? 80। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एनपीवी आपकी पॉजिटिव आ रही है। हमें यही लेना होता है ना कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ रही है। अब 15% से निकालते हैं, वही इफेक्टिव इंटरेस्ट 6.5, सम ऑफ पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% 1 to 5 ईयर्स, तो ये आ गया 21.8। फिर रिडम्पशन वैल्यू 100, 5th ईयर का लेना है। 100 इंटू 0.497 कम्स आउट टू बी 49.7 पीवी ऑफ इनफ्लोस, दिस कम्स आउट टू बी 71.50। ठीक है, अब ये 71.50 आया और पीवी ऑफ आउटफ्लो कितना है? दैट इज 80। तो अगर आप देखें एनपीवी, तो वो एनपीवी आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो एक पॉजिटिव चाहिए होता है, एक नेगेटिव चाहिए होता है। IRR में दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब IRR का फॉर्मूला क्या होता है? जिससे भी आपका पॉजिटिव आ रहा है वो लेते हैं हम। पीवी ऑफ इनफ्लोज फ्रॉम लोअर रेट, जो भी आपका आउटफ्लो है, पीवी ऑफ इनफ्लोज फ्रॉम लोअर रेट माइनस पीवी ऑफ इनफ्लो फ्रॉम हायर रेट इनटू डिफरेंस, यही फॉर्मूला होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 12.2%। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि पूरा IRR बेस्ड है। और इसमें एक्चुअली क्वेश्चन पूछने के इसलिए चांसेस हैं क्योंकि कैपिटल बजटिंग का आपको पता है सबसे मोस्ट टेक्निकल टॉपिक है IRR। एक वो यहाँ पे कवर अप हो जाता है, कॉस्ट ऑफ डेट कवर अप हो जाता है, तो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यहाँ चेक होता है। तो इसीलिए 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जो हैं आपके इनडायरेक्टली बड़े अच्छे तरीके से चेक हो रहे हैं। समझ में आई बात? श्योर? तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, IRR बेस्ड है। बस इतना ध्यान रखना है, इन्वेस्टर के एंगल से सोच रहे हैं थोड़ा सा। इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन वैल्यू विल बी कैश इनफ्लो, नेट प्रोसीड्स विल बी कैश आउटफ्लो। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड एकदम एनपीवी मेथड है, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। एक सिंपल से क्वेश्चन से इसे समझते हैं। RBML is proposing to sell a 5-year bond at ₹5,000 at 8% इंटरेस्ट पर एनम। वो एक बॉन्ड बेच रहे हैं 5,000 रुपए का, 8% इंटरेस्ट देंगे सालाना। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब ये है कि जो रिडम्पशन होगा वो हर साल होगा और इक्वली ओवर इट्स लाइफ। अब लाइफ कितनी है? लाइफ है 5 साल। तो वो कह रहा है कि रिडम्पशन कैसे होगा कि 5,000 रुपए का बॉन्ड है, 5 साल उसकी लाइफ है, तो ₹1,000 पर ईयर जो है वो रिडम्पशन होगा। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। इसका मतलब ये है कि रिडम्पशन विल बी एवरी ईयर। एंड हाउ इट विल बी एवरी ईयर? So 5,000 is the bond value, 5 years is the life, so redemption will be 1,000 per year. What is the bond's present value for an investor if he expects a minimum return of 6%? This is required rate of return. जो इन्वेस्टर है उसको 6% का रिटर्न चाहिए, तो
तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो बहुत सिंपल है, देखो आप खुद दिमाग लगाओ। फर्स्ट ईयर देखो दो चीज़ें आपको मिलनी है, एक तो इंटरेस्ट मिलना है, यस और नो, और एक आपको मिलना है रिडम्पशन वैल्यू, क्योंकि इस बार रिडम्पशन हर साल है। अब फर्स्ट ईयर 5000 का 8% प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1000, सो इफ यू विल कैलकुलेट इट, this will be 400 plus 1000 comes out to be 1400. In the second year you will get interest plus redemption value. So now see, interest कितने पे? 1000 तो अब redeem हो गया ना फर्स्ट ईयर में, so you will get the interest on 4000 only now. The main point to be understand here 320 and plus redemption value, that is 1000. So comes out to be 1320. Third year. In the third year again you will get the interest plus redemption value. But now tell me, you will get the interest on, very good, 3000, because again in the last year 10% 1000 has been redeemed. So redemption, so this will be how much? 240 plus 1000. So in this way every year you will get the amount. See, first year 400 interest, then 1000 will get redeemed, so 8% 320, then 240, then 160 interest, then 80 rupees. Every year we are getting the redemption value 1000, and this is the amount of interest. So this is the total amount that we are getting. Yes or no? अब कुछ नहीं करना, आपको बड़ा सिंपल है। देखो इनफ्लोज आपको पता लग गए, yes or no? 1 2 3 4 5. The inflows are 1400, 1320, 1240, 1160 and 1080. Now you will take the PV factor at the rate of 6%. ठीक है, 6% से आप PV factor लेंगे, 1 divided by 1.06. This is 0.943, 0.890. सेम वे जैसे आप करते हैं उसी तरीके से करेंगे, 837.792 एंड 0.747. इसको आपस में इंटू करेंगे, दिस विल रिजल्ट इन योर प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ आप टोटल कर देंगे जो कि अप्रॉक्स इसी के इक्वल आएगा। इस तरीके से नहीं करना। तो आप देखो एकदम सिंपल है। बताओ क्या इसके अंदर अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कैपिटल बजटिंग में, तो कुछ भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 6% है, तो आपको जो पीवी फैक्टर लेने हैं वो सारे 6% से लेने। समझ में आया? अगर आपने यही पीवी फैक्टर लिए हैं तो आपकी पीवी आ रही होगी और 5261 आंसर आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की। देखिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में सब कुछ पूरा का पूरा फॉर्मूला आप देखेंगे एकदम सेम है। द ओनली डिफरेंसेस की जो रिडम्पशन वैल्यू है वो आपको क्या लेनी है, क्योंकि यहाँ तो आप उन्हें कन्वर्ट करेंगे इधर इन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो भी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है सिक्योरिटी का जिसमें आप इसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस मतलब सपोज आप 5 साल बाद रिडीम करेंगे, तो 5 साल बाद जो भी उसका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिडम्पशन वैल्यू। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। कंपनी के 10,000 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं 100 ईच विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years. At maturity, डिबेंचर होल्डर्स विल हैव द ऑप्शन to convert the debentures into equity shares of the company in the ratio of 1:10, मतलब 10 shares for each debenture. करंट मार्केट प्राइस अब इक्विटी शेयर का 12 रुपये, हमें करंट से कोई मतलब नहीं है, हमें एक्सपेक्टेड निकालना है। एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट इज 5% पर एनम, 5% हर साल ग्रोथ होती है। तो 5 सालों में कितनी हो जाएगी वो आप निकाल सकते हैं, 1 + 0.05 की पावर 5, ठीक है, और इंटू 12 कर देंगे तो आपका प्राइस आ जाएगा। देखिए यह आएगा आपका कितना, 15.312, ठीक है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एज्यूमिंग टैक्स रेट इज दिस। तो देखिए एक के बदले में 10 शेयर्स हैं, फ्यूचर प्राइस क्या होगा 12 × 1 + 0.05 की पावर 5, तो रिडम्पशन वैल्यू आ गई 153.12। बाकी सब कुछ सेम है, आप देखिए वही इंटरेस्ट है 15, टैक्स रेट सब कुछ बाकी सेम है, सिर्फ एक रिडम्पशन वैल्यू को लेके था वो मैंने आपको बता दिया वो आपको कैसे लेना है, ठीक है।
ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू आपको पता ही है, उसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और रिडम्पशन वैल्यू मिल रही है दैट विल बी द इनफ्लो, और जो नेट प्रोसीड्स हैं दैट इज ₹100 वो क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से करिए इसमें, ठीक है। वो मेथड तभी लगाना है YTM वाला जब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन हो, और दोनों से ऑब्वियसली आंसर अलग आएंगे, समझ में। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। देखिए एकदम 100% ये सेम है जैसे आपने डिबेंचर्स में पढ़ा था। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप वहां पर लेते थे इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट्स इट। अब देखिए रिडीमेबल है, तो यहाँ पर आप RV माइनस NP/9 RV प्लस NP/2 एब्सोल्युटली सेम, बस यहाँ इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है, एकदम सेम, कुछ भी अलग नहीं है। 2000 10% preference shares of 100 each at 95. The company proposes to redeem at the end of 10th year from the date of issue. This is your net proceeds. Redemption value 100 ले लेंगे, तो 100 माइनस 95 और 10 साल उसकी लाइफ है, नीचे उसका एवरेज, और डिविडेंड अगर देखें 100 का 10% ₹10। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? इतना आसान सा क्वेश्चन। इरिडीमेबल में भी एकदम सेम है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन जो भी आपकी नेट प्रोसीड्स हैं। तो जैसे 2000 इशू किए 95 के हिसाब से, तो डिविडेंड कितना जाएगा, 100 का 10% ₹10 अपॉन 95 और इंटू 100 कर लीजिए आप, ताकि परसेंटेज में आ जाए। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपको बताया गया था। अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, इफ एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ ₹100 पर शेयर विद स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 रुपए डिविडेंड है, फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी 3%। तो ऑब्वियसली देखो, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आपको गिवन है, अब ₹100 का शेयर आप इशू कर रहे हो, ₹3 फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, अंडर राइटिंग कमीशन एंड सो ऑन, तो फिर आप यहाँ पर नेट प्रोसीड्स जो है वो 97 लेंगे। तो वही चीज़ है 3%, 12/97। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का बस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो नेट प्रोसीड्स में से उतना आप माइनस कर देंगे। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एकदम सेम आपने देखा लगभग जो डिबेंचर्स में आप करते हैं वैसा ही है। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की। बहुत ही सिंपल, 4 अप्रोच होती हैं, डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, रियलाइज्ड यील्ड और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्वेश्चन में आपको बताएगा किससे निकालना है या इन्फॉर्मेशन यूज हिसाब से होगी। तो सबसे पहले डिविडेंड प्राइस अप्रोच की बात करते हैं। इसमें आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, जो भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, D1 का मतलब क्या है, जो भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड है कि कंपनी पे करेगी, दैट इज कॉल्ड एज D1। अब ये कैसे निकलेगा, जो भी आपने लास्ट ईयर एक्चुअल डिविडेंड पे किया उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 + G से। G स्टैंड्स फॉर जो भी ग्रोथ रेट है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कंपनी का, तो वो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड। P0 इज प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, और G इज द ग्रोथ रेट, कि हर साल डिविडेंड की ग्रोथ क्या होगी, वही ग्रोथ रेट यहाँ पे आपको लेना है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर ये डिविडेंड आपका एक्सपेक्टेडली हर साल इतना बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी प्रोपोर्शनेटली उतनी बढ़ती रहेगी। तो बहुत ही सिंपल, दैट इज D1 अपॉन P0 + G। और अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट भी गिवन है तो उस केस में बस नीचे आप करंट मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो माइनस कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। क्वेश्चन देखिए इस पे, कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 1 पर शेयर, फेस वैल्यू है 10 लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% इन नेक्स्ट ईयर। तो पेड है, D1 कैसे निकालोगे, 1 + 0.1 कम्स आउट टू बी 1.1, ठीक है, ये D1 हो गया। इसके बाद करंट मार्केट प्राइस कितना है, 55, ग्रोथ रेट कितना है 0.1, तो ये आ गया आपका कितना, 12%। समझ में बात, श्योर। एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट, देखिए 99.9% ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। इन केस गिवन नहीं है तो देयर आर 2 मेथड्स, वन इज एवरेज, सेकंड इज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में तो क्या होता है, ग्रोथ आपको होती है B × R, दैट इज द R इज द रेट ऑफ रिटर्न,
और B इज द अर्निंग रिटेंशन रेशो, दोनों में क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप इंटू कर दीजिए और आपकी ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, B इंटू आर, B इज अर्निंग रिटेंशन, R इज रेट ऑफ रिटर्न। एक होता है एवरेज मेथड, इसमें आप क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका, एक ट्रिक से बताता हूँ। जो भी करंट डिविडेंड है उसको आप DN मतलब n ईयर्स पहले जो डिविडेंड दिया गया था उससे डिवाइड कर दो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, करंट डिविडेंड है इतना, 5 साल पहले डिविडेंड दिया था 10 रुपए। ठीक है, तो आप क्या करो, जो करंट डिविडेंड है और 5 साल पहले जो डिविडेंड दिया था उसको आपस में डिवाइड करो। कितना आ गया ये 1.61 डिवाइड D0 बाई DN। ठीक है, अब इसके बाद ये जो भी आया और कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स, इसे आपको एक टेबल में देखना होता है फ्यूचर वैल्यू में। कितने साल, 5 साल, तो आप 5 पे आ जाओ, 5 ईयर्स है ना, 5 पे आ जाओ और आप 5 के सामने देखो कि 1.61 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कहाँ पे, 10% पे। तो हम कह देते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो आपका 10%। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको वहाँ पर ये टेबल जनरली गिवन नहीं होती, समझ में आई बात, तो इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, गॉर्डन ग्रोथ एक बार के लिए फिर भी पूछ ले कि रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय अर्निंग रिटेंशन रेशो। तो 2 तरीके होते हैं ग्रोथ रेट निकालने के, फटाफट नोट करिए फास्ट। इसके बाद अच्छा, इसके अंदर आप जो है ये कुछ स्टेप वगैरह नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ये एग्जाम्पल और ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, इसमें फिर आपका एक अर्निंग प्राइस अप्रोच होता है जो आपने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास 4 मॉडल हैं, तो एकदम सेम है। जैसे डिविडेंड था, अगर उसकी जगह आप अर्निंग्स ले लेते हैं, ठीक है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय प्राइस, तो वो अर्निंग प्राइस अप्रोच हो जाता है। अब इसमें भी आपको ये फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं, यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, E डिवाइडेड बाय P प्लस G। P इज द मार्केट प्राइस, E इज द करंट अर्निंग्स जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, G इज द एनुअल ग्रोथ रेट। हाँ, इन केस ग्रोथ रेट गिवन नहीं है तो उस केस के अंदर फिर आप G को नहीं लेंगे, बट ग्रोथ रेट हमेशा होता है, इसलिए मैंने आपको बोला यही करिए, E डिवाइडेड बाई P प्लस G। क्लियर, शो। और फ्लोटेशन कॉस्ट अगर गिवन है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, P माइनस F प्लस G। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बहुत ही सिंपल। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले लेते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कि जो पैसा हम कंपनी में लगा रहे हैं अगर इसको हम FD में लगाएं या ऐसी जगह लगाएं जहाँ कोई रिस्क ही नहीं है तो हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और इसमें हम ऐड कर देते हैं प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग, कि रिस्क लेने का हमें कितना प्रीमियम चाहिए, क्योंकि अब कंपनी में लगा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये कैसे निकलता है, इसका तरीका होता है बीटा इंटू RM माइनस RF। RF तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा क्या होता है, कंपनी के शेयर प्राइसेस का इतिहास देखते हुए, हिस्ट्री देखते हुए एक रिस्क मेजरमेंट निकाली जाती है कि कंपनी में कितना रिस्क है, जो कि अभी हमें कैलकुलेट करना नहीं सीखना, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और RM क्या होता है कि जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है बेसिकली वो क्या चल रहा है। तो देखिए अगर आपको सीधे ही प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग दे दे तो ये बीटा RM में माइनस RF करने की जरूरत ही नहीं है, बट ये जनरली गिवन नहीं होता, आपको पूरा निकालना ही पड़ता है। ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन से देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स 10%, फर्म का बीटा है इतना, मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%। तो सिंपल सी बात, 10% इज 0.1, बीटा इज 1.75, RM इज 0.15, RF इज 0.1। सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 0.1875 विच विल बी 18.75%। बहुत सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर का इस तरीके का देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद एक होती है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, एकदम जैसे आपने पढ़ा था YTM इन डिवेंचर्स सेम है। इसमें डिविडेंड और सेल प्रोसीड्स आपका इनफ्लो का काम करेंगे। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जो भी डिविडेंड आएगा, सेल प्रोसीड आएगी वो इनफ्लो का, परचेज प्राइस आउटफ्लो का, और आपको IRR निकालनी है 2 डिस्काउंट रेट लेके। जैसे मिस्टर मेहरा हैड परचेज्ड अ शेयर ऑफ रुपीस इतना, तो ये आउटफ्लो हो गया। रिसीव डिविडेंड फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10%, तो 100 रुपये डिविडेंड मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ PV फैक्टर जो भी आप लेते हैं जिस भी रेट से,
पहले 5 साल के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर उन्होंने 1128 का बेचा, तो 1128 इंटू में पीवी फैक्टर ऑफ 5th ईयर, ठीक है। तो ये पीवी ऑफ इनफ्लो आएगा इससे। एक बार 10% से करिए, एक बार आप 15% से करिए, ठीक है। मैं सिर्फ हिंट इसलिए दे रहा हूँ, इसमें खुद नहीं करके दे रहा, क्योंकि देखना चाहता हूँ आपने पुराने वीडियो कितने ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करें, एकदम उसी तरीके से है जैसे डिबेंचर में अपने YTM किया था, ठीक है, और सब कुछ एकदम सेम रहेगा। इसका अप्रॉक्स आंसर जो आएगा आप देखेंगे वो 12% के अराउंड आएगा, ठीक है। एक बार 10% से करिए, एक बार 15% से, और आंसर निकालिए। 12% अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा। अपने आप प्लीज ट्राई करिए, हर चीज के लिए एकदम डिपेंडेंट मत होइए, इतने आप मेच्योर हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की। तो जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसको हम KS से दिखाते हैं, और वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही हमेशा इक्वल होती है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो। अगर गिवन है तो फिर KE में से उतना पर्सनल टैक्स हम माइनस कर देंगे, बट ये कभी होता नहीं है। आप हमेशा देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ABC कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, D0 P0G कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आप देखिए यहाँ पर डिविडेंड वाला जो आपका मॉडल था पूरा लग रहा है। क्या फॉर्मूला था उसका? D1 अपॉन में P0 प्लस G। अब D1 कैसे निकलेगा? D0 1 प्लस G, इट्स 4.19 1 प्लस 0.05, ठीक है। तो ये आपका जो भी आएगा D1, क्लियर। इसके बाद P0 इज 50 और ग्रोथ इज 0.05, तो इसको आप निकालेंगे, इट्स 13.8%। तो यही आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा। सेम वे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, RF बीटा RM माइनस RF 6%, CAPM मॉडल से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो देखिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। तो CAPM मेथड आपको पता ही है, RF प्लस B RM माइनस RF, तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, सीधे आपका आ गया 14.2%। तो ये था कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विच इज नथिंग बट द सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में पर्सनल टैक्स ना गिवन हो। अगर है तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए, उतना पर्सनल टैक्स माइनस कर दीजिए। समझ में? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ आपने सारी कॉस्ट निकालना सीख लिया, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हमें अपने फाइनल टॉपिक की तरफ मूव ऑन करना है, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां से आपको एग्जाम में 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उसकी सारी की सारी नींव डिपेंड करेगी जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसके ऊपर। एक एक चीज़ जो आपने पढ़ी है वो उसमें यूज़ होगी। वो कुछ भी नया टॉपिक नहीं है, उसमें 10% सीखना है, 90% वही है जो आप ऑलरेडी करके आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जिसके लिए हम पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली पढ़ रहे थे। देखिए कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जो भी कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी कुछ फंड्स उसमें डेट के थ्रू रेज करती है, कुछ फंड्स प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, कुछ इक्विटी के थ्रू, सब मिला करके जो है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। डेट की अपनी कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर की अपनी कॉस्ट है और इक्विटी की अपनी कॉस्ट है। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या निकालना सीखेंगे कि ऑन एन एवरेज कंपनी को अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में 10 लाख चाहिए, उसमें डेट से अगर 3 लाख है, प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख है और इक्विटी से 5 लाख है, और सबकी अपनी अपनी कॉस्ट है, से इसकी कॉस्ट है 10%, इसकी कॉस्ट है 12%, इसकी कॉस्ट है 15%, तो कंपनी को एक एवरेज कॉस्ट 10 लाख रुपए की क्या पड़ रही है। और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आप देखें, डेट कितना है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कितना है 2 लाख, इक्विटी कितना है 5 लाख, तो टोटल हो गया कितना 10 लाख। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, वेट्स लिखते हैं। वेट्स क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कम्स आउट टू बी 0.3, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कम्स आउट टू बी 0.2, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कम्स आउट टू बी 0.5। वेट्स का टोटल हमेशा 1 आएगा। समझ में आया वेट्स कैसे निकालें? पक्का 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 एंड सो ऑन। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ कॉस्ट लिखेंगे। जैसे डिबेंचर की कॉस्ट 10% थी तो वी विल राइट इट एज 0.1, प्रेफरेंस शेयर की 12% 0.12, इक्विटी की थी 15% तो राइट इट एज 0.5।
नाउ व्हाट यू विल डू, वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.3 इंटू 0.1 0.03, उसके बाद 0.2 इंटू 0.12 दिस इज 0.024, उसके बाद 0.5 इंटू 0.15 दिस कम्स आउट टू बी 0.075. तो ये आप देखेंगे 0.03 प्लस 0.024 प्लस 0.075, ये आपका कितना आया 0.129 और यू कैन से 12.9%. तो आपको 10 लाख रुपए की जो एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पड़ रही है वो 12.9% पड़ रही है. तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, फाइंड कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. यहाँ तो आपको गिवन ही थी 10, 12, 15. फाइंड वेट यूजिंग बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू. अभी हमने बुक वैल्यू से किया है, अभी मार्केट वैल्यू से भी हम इसे कर सकते हैं, हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस में. उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसको आप एक बार जो है फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फास्ट.